सोचिए एक साधारण गांव का लड़का जिसकी अंग्रेजी कमजोर थी, जो शर्म से चुप रहता था, वही लड़का आगे चलकर ऐसी आवाज बना कि सत्ता के गलियारों तक खामोशी छा गई। सौ फीसदी ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए। जाति केंद्रित राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार। नमस्कार, एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात होगी पत्रकारिता की, और उस पत्रकार की जिसने देश में गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता को जिंदा कर दिया। बात होगी भारत की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ की, जिसे सुनते ही सत्ता के गलियारों में बेचैनी और जनता के दिलों में भरोसा जाग उठता है। बात होगी एक पत्रकार की प्रेम कहानी की। बात होगी रवीश कुमार पांडे यानी रवीश कुमार की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूर्वी चंपारण का जितवारपुर गांव, जहां बलीराम पांडे के साधारण परिवार में रवीश कुमार का जन्म हुआ। पटना में स्कूलिंग, और 1990 में रवीश वही सपना लेकर घर से बाहर निकले जो बिहार के ज़्यादातर छात्र अपने जहन में लेकर निकलते हैं, सिविल सर्वेंट बनने का सपना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने जेएनयू में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही जेएनयू भी छोड़ दिया और सिविल सर्वेंट बनने का सपना भी छोड़ दिया। 1995 में आईआईएमसी से मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा करने के बाद पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। रवीश न्यू दिल्ली टेलीविज़न में बतौर इंटर्न दाखिल हुए थे। पहले छोटे छोटे असाइनमेंट, सड़कों पर रिपोर्टिंग, फिर धीरे धीरे एंकरिंग और शो होस्टिंग से उन्होंने पहचान बनाई। लेकिन रवीश अकेले नहीं थे, उनके साथ चल रही थी उनकी प्रेम कहानी। जिस समय वो देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी समय इंद्रप्रस्थ में पढ़ने वाली बंगाल की नायना दासगुप्ता से उनकी दोस्ती हो गई। रवीश स्वभाव से शर्मीले और कम बोला करते थे। उनके भीतर अंग्रेजी न बोल पाने का एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था। नायना रवीश के इस कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह समझती थी। उन्होंने रवीश को अंग्रेजी बोलना सिखाया। ऐसे ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद यह दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। 7 साल तक रवीश और नायना डेट करते रहे, और एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। रवीश और नायना जिन परिवारों से आते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। रवीश ठहरे बिहार के भूमिहार ब्राह्मण और नायना बंगाल की वैद्य ब्राह्मण की बेटी। दूसरी बड़ी बात यह थी कि रवीश का परिवार गांव का साधारण परिवार था, जबकि नायना का परिवार एक हाई प्रोफाइल परिवार था। उनके पिता डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो दोनों परिवारों के बीच कद और काठी का फासला बड़ा था। ऐसे में घर वालों को शादी के लिए तैयार करना दोनों के लिए मुश्किल था। रवीश और नायना दोनों ही लगभग बेरोजगार थे। पत्रकारिता की इंटर्नशिप में कुछ खास उन्हें मिलता नहीं था। रवीश माइक लेकर दिल्ली की सड़कों पर खाक छानते और रात को किराए के कमरे में वापस लौट आते थे। इस बीच नायना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो मेडिवल हिस्ट्री से एमफिल करने के बाद जॉब की तलाश कर रही थी। इन परिस्थितियों में शादी करना तो दूर, शादी के बारे में सोचना भी जोखिम भरा था। हैरानी की बात है कि दोनों ने जोखिम उठाने की हिम्मत की। शादी के लिए रवीश और नायना ने अपने अपने परिवारों से सारे संबंध तोड़ दिए, और 1997 में दोनों ने शादी कर ली। आपको हैरानी होगी कि नायना के माता पिता और परिवार वालों के बारे में पब्लिक डोमेन में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मसला कितना उलझा हुआ है। यहाँ तक कि रवीश कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरी शादी का इतना विरोध था कि मुझे लगा कि शायद ये रिश्ता बच नहीं पाएगा, लेकिन नायना ने हिम्मत नहीं हारी। नायना पर भी मीडिया का ध्यान गया। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह बेहद साइलेंट और बड़ी स्ट्रांग महिला है। उन्होंने हमेशा रवीश को समर्थन दिया, खासकर उस दौर में जब एनडीटीवी पर संकट था और रवीश को लेकर राजनीतिक हमले हो रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था, बिहाइंड रवीश कुमार्स फियरलेस जर्नलिज्म स्टैंड्स द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ हिज वाइफ नायना दासगुप्ता।
2016 में इंडियन एक्सप्रेस ने रवीश कुमार को 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शुमार किया था। पत्रकारिता के प्रति रवीश की ईमानदारी और मेहनत को कोई चुपके से परख रहा था। एनडीटीवी के फाउंडर मेंबर्स प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की नज़र रवीश कुमार की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर थी, जिसमें उनकी मेहनत साफ नज़र आती थी। देन हार्ड वर्क पेड। उन्हें बतौर असिस्टेंट एडिटर और फिर एंकर के रूप में जगह मिलने लगी। शुरुआत में आपने उन्हें रवीश की रिपोर्ट और हम लोग जैसे कार्यक्रमों में देखा होगा, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली सन 2000 में एनडीटीवी के प्राइम टाइम से। रवीश का शो लोगों को बेहद पसंद आया, जिसमें बात होती थी सिर्फ मुद्दों की। इन जो राजनीतिक दल आरटीआई के तहत कितना चंदा आया, कैसे आया, ये जनता को बताने से कतराते हैं। उन्हीं से हम उम्मीद करते हैं कि वो काला धन वापस ले आएंगे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष। जो रवीश कभी बोलने से शर्माते थे, वो एनडीटीवी के कैमरे पर जब बोलना शुरू करते तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। डिबेट्स में उनके सवाल तीखे होते थे, जिससे दर्शकों के मन में उनकी जगह बनती चली गई। मुझे एक ऑब्जेक्शन है, बार-बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भैया, जानते हैं अच्छी तरीके से। ड्रामा का लिमिट नहीं, ड्रामा कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है, बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप। उधर नैना भी 2006 में लेडी श्रीराम कॉलेज में हिस्ट्री की प्रोफेसर अपॉइंट हो गई, जो आज भी वहाँ टीचिंग कर रही हैं। रवीश लगातार जनता के मुद्दों पर अपनी कलम चलाते रहे और पत्रकारिता के सम्मान बटोरते रहे। उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला। उसके अलावा कुलदीप नैयर अवार्ड, गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड जैसे हाई प्रोफाइल तमाम जितने अवार्ड थे वो सब जीत चुके हैं। सत्ता के खिलाफ स्थायी विपक्ष की भूमिका में रहने वाले रवीश कुमार को जितने अवार्ड मिले, उतना ही वो सत्ता की आंखों में खटकने लगे। आए दिन उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं। उनके लिए स्पेशली एक ट्रोल आर्मी लाई गई थी। ट्रोल आर्मी किसकी थी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के नाम पर उनके पास तब भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। इसी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता के कारण 2019 में जब उन्हें एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया, तो सत्ताधारी नेताओं के माथे से पसीना टपकने लगा। नेताओं को तब पता चला कि रवीश को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही। तमाम कोशिशों के बावजूद रवीश सरकार की गोद में बैठने को राजी नहीं हुए। रवीश 5वें भारतीय पत्रकार हैं जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। अवार्ड मिलने पर बीबीसी ने लिखा था, इन एन एरा वेयर टेलीविजन न्यूज हैज डिटीरियोरेटेड इनटू अ नॉइजी स्पेक्टिकल, रवीश कुमार स्टूड टॉल एज अ सिंबल ऑफ फियरलेस एंड एथिकल जर्नलिज्म। रवीश के कुछ शब्द और पंक्तियां तो भारतीय पत्रकारिता के लिए कल्ट बन चुकी हैं। मसलन सरकारी तलवे चाटने वाले पत्रकारों को गोदी मीडिया का नाम रवीश कुमार ने ही दिया था। आज हर कोई मीडिया के लिए इस नाम का इस्तेमाल करता है। एक पब्लिक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। ये लाइनें स्वतंत्र पत्रकारिता करने वालों के लिए एक गाइडलाइन बन चुकी। एक और अजीबोगरीब बात जो अक्सर वो अपने दर्शकों से कहा करते थे कि टीवी मत देखिए, क्योंकि टीवी के जरिए आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पर उन चैनलों की करतूत को लेकर लतीफा बना रहे हैं। सोचिए कि एक टीवी जर्नलिस्ट देश में जर्नलिज्म की हालत देखकर लोगों को टीवी से दूर रहने की सलाह दे रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहरहाल रवीश उस टीवी को छोड़ चुके हैं जिसे वो कभी ना देखने की सलाह दिया करते थे। अब वो यूट्यूब पर अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के मिशन पर चल रहे हैं। रवीश ने जिस दिन यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू किया, उसी दिन से यूट्यूब का एल्गोरिदम उनका पीछा करने लगा। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, जिसे हासिल करने में यूट्यूबर्स को महीने और साल लग जाते हैं, उन्हें रवीश कुमार ने पहले ही दिन हासिल कर लिया था। आज उनका चैनल देश में हाईएस्ट रेवेन्यू पेड चैनल है। 100% ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए। इससे यह पता चलता है कि देश आज भी टीआरपी मुक्त स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करता है। तो कैसी लगी आपको रवीश और नैना की कहानी?
क्या आप भी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करते हैं या सरकार की गोदी में बैठी पत्रकारिता से संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।